नमस्कार साथियों, रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। यदि आप सीटेट की तैयारी करते हैं और आपको गणित विषय में बहुत डर लगता है, भय की भावना आपके हृदय में बैठ गई है, तो आप हमारे वीडियो को देखिए, जहां से आप आसानी से 15 अंक के पेडागोजी भी सही कर सकते हैं। हम आपको ट्रिक युक्तियों के माध्यम से पढ़ाएंगे, सिर्फ वही चीजें पढ़ाएंगे जो परीक्षा में अब तक सीटेट में आई हैं या आएंगी। ठीक है, तो सीटेट की बेहतरीन तैयारी के लिए आप हमारे चैनल पर निःशुल्क बने रहिए। हम यहाँ पर संस्कृत भी ट्रिक के माध्यम से पढ़ाते हैं, ईवीएस भी पढ़ाते हैं और बाल विकास के साथ साथ हिंदी भी अपने चैनल पर हम देते हैं वीडियो फ्री में, निःशुल्क। तो आइए आज हम गणित की पेडागोजी की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बच्चों को पढ़ाते समय मौखिक इबारती प्रश्नों से शुरुआत करनी चाहिए तथा इसके लिए 6 मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। यदि आप आज का वीडियो देखते हैं तो आपको कम से कम 2 से 5 प्रश्न हमारे इसी वीडियो से मिलने वाले हैं सीटेट में। तो मैंने आपको बताया है कि बच्चों को पढ़ाते समय आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि आप कौन से विषय का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, कौन से विषय का पेपर हल कर रहे हैं। यदि आप गणित का पेपर हल कर रहे हैं तो गणित में किस तरीके से पढ़ाया जाना है, इस चीज का ध्यान रखना होता है। तो बच्चों को पढ़ाते समय मौखिक इबारती प्रश्नों से शुरुआत करनी चाहिए तथा इसके लिए 6 मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। तो कौन कौन से 6 मुद्दे हैं जिन पर आपको ध्यान देना है पढ़ाते समय? तो सबसे पहला मुद्दा है आपको सुनना। ठीक है, मतलब जो हिंदी भाषा में आपने शिक्षण कौशल पढ़े थे 4, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, तो उन्हीं 4 मुद्दों के साथ साथ 2 मुद्दे और इसमें जोड़ दिए गए हैं जो आपको अध्यापक को पढ़ाते समय ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या है? सुनना। ठीक है, उसके बाद बोलना, पढ़ना, लिखना और उसके बाद क्या है? करना, मतलब कार्य करना और उसके बाद समस्या समाधान अंतिम चरण होता है इसका, गणित का। तो बच्चों को पढ़ाते समय मौखिक इबारती प्रश्नों से शुरुआत करनी चाहिए तथा इसके लिए 6 मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। कौन से 6 मुद्दे हैं? तो 6 मुद्दे आपको अच्छे से याद करना है: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, कार्य करना और समस्या का समाधान करना। कुछ प्रश्न दृष्टिबाधित छात्रों से भी पूछे गए हैं, जिनको मैंने पेपरों में देखा है। तो दृष्टिबाधित छात्रों के लिए क्या है कि किस तरीके से उन्हें पढ़ाया जाए? तो दृष्टिबाधित छात्रों को टेलर टूल्स का प्रयोग करके पढ़ाया जाए। टेलर टूल्स और बहुसंवेदी दृश्य श्रव्य सामग्रियां हैं जिनके माध्यम से गणित को पढ़ाया जा सकता है। तो बहुसंवेदी सामग्री में एक तो भिन्नों की किट आती है, उससे बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। अगर प्रश्न ऐसा आता है कि दृष्टिबाधित छात्रों को कैसे पढ़ाया जा सकता है, तो बहुत संवेदी एक दृश्य श्रव्य सामग्री आती है जिसमें भिन्नों की किट होती है, उससे दृष्टिबाधित छात्र भिन्न करना सीख जाते हैं। एक बहुत संवेदी उपकरण भी आते हैं जिसमें हाथ से छूने वाले टूल्स, यानी कुछ खिलौने होते हैं या कुछ चीजें होती हैं, सामान वस्तुएं होते हैं जो हाथ से छूते हैं। तो ये बहुत संवेदी उपकरण किसके लिए होते हैं? दृष्टिबाधित छात्रों के लिए होते हैं। कुछ श्रवण सामग्रियां हैं, उपकरण हैं, जैसे रेडियो है, स्पीकर है, ठीक है, ऑडियो है और एक बोलने वाली घड़ी भी आती है जो गणित में बहुत लाभकारी है। गणित में बातचीत करने का ढंग क्या होता है? तो गणित में जो बातचीत करने का ढंग होता है वो होता है बूझो पहेली। ठीक है, गणित में बातचीत कैसे की जा सकती है? पहेली बूझकर की जा सकती है, बूझो पहेली। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। एक प्रश्न काफी ज्यादा आता है कि चाक्षुषीकरण क्या है? गणित में आपने पढ़ा होगा, जो वैन हीले ने एक नियम दिया था, ठीक है, जिसमें उन्होंने 4 पद दिए थे और उनको 5 चरणों में बांटा था। तो उनमें चाक्षुषीकरण क्या है? चाक्षुषीकरण, चाक्षुष का मतलब होता है नेत्र और स्मृति मतलब मेमोरी। चाक्षुषीकरण या स्मृति ह्रास, यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब कोई बालक घड़ी की सुइयों में अलग अलग बातों में, ठीक है, अलग अलग बाटों में, वाट मतलब नापतोल वाले, जब कोई व्यक्ति घड़ी की सुइयों में, अलग अलग बाटों में, अलग अलग सिक्कों में और आगे भी अंतर बताने वाली चीजों में कठिनाई महसूस करता है, कुछ मतलब या तो सुई की वो नहीं बता पाता है, घड़ी की सुइयां नहीं बता पाता है, जो वाट होते हैं, बांटने की चीजें होती हैं उन्हें स्पष्ट नहीं कर पाता है, सिक्कों को स्पष्ट नहीं कर पाता है, इसमें कठिनाई महसूस करता है, तो वह बालक चाक्षुषीकरण का शिकार होता है।
गणित में, ठीक है। और चाक्षुषीकरण बहुत ज्यादा आता है, और ऐसा ऑप्शन आपको जहां पे मिलेगा वैसे ही उत्तर होगा, प्रश्न की परिभाषा के अनुसार देखना है आपको। उसके बाद गणित हल करने के 4 कौशल दिए गए हैं। तो मैं यहाँ पे सारी चीजें नहीं लिख पाता हूँ क्योंकि बोर्ड बहुत छोटा है और इकोनॉमिक कंडीशन खराब होने की वजह से हम टेक्निकल बोर्ड नहीं ला पा रहे, लेकिन हम बहुत जल्दी इन प्रयासों में लगे हुए हैं। जैसे ही सफलता मिलती है तो हम एक निःशुल्क चैनल को बहुत अच्छा उठाने के प्रयासरत हैं। तो गणित हल करने के 4 कौशल बताए गए हैं। उनमें सबसे पहला कौशल होता है विवेचन, यानी किसी का विवेचन का मतलब होता है किसी केस की विवेचना करना, किसी भी सवाल की अच्छे से विवेचना करना। विवेचन करने के बाद चर का प्रयोग करना। चर राशियां होती हैं, अचर राशियां आपने पढ़ी हैं, तो सबसे पहले चर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद प्रतिरूप देखना। प्रतिरूप का मतलब क्या होता है? नमूना होता है, मॉडलिंग होती है, चिन्ह होता है, किसी को भी हम प्रतिरूप का नाम दे सकते हैं। तो प्रतिरूप देखते हैं। उसके बाद अंतिम पद होता है, वो होता है आपका विलोकन। तो विवेचन, चर का प्रयोग, प्रतिरूप देखना और विलोकन, ये गणित हल करने के 4 प्रमुख कौशल कहे गए हैं। उसके बाद गणित हल करने के प्रक्रम की बात आती है कि गणित हल करने का प्रक्रम क्या है, किस तरीके से प्रक्रम के माध्यम से गणित हल किया जाता है। तो इनमें सबसे पहले क्या होता है? आंकलन करना। सबसे पहले हम आंकते हैं कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले गणित हल करने का एक तरीका होता है कि हम आंकलन करते हैं कि किस लेंथ का सवाल है, क्या है। आंकलन करने के बाद हम पक्षांतर करते हैं। पक्षांतर ये गणित करने का एक प्रक्रम है। पक्षांतर करने के बाद फिर रचना की जाती है, ठीक है। तो गणित हल करने के जो प्रक्रम है, आंकलन करना, पक्षांतर करना और रचना करना। और गणित हल करने के 4 कौशल कौन से हैं? विवेचन, चर का प्रयोग, फिर प्रतिरूपण या प्रतिरूप देखना, उसके बाद विलोकन करना। उम्मीद है आपको ये चीजें स्पष्ट रूप से समझ में आई होंगी। अब हम कुछ महत्वपूर्ण चीजों पर चर्चा करते हैं, जहां से हमने लिखा है कि अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन को अगर हम अच्छे से समझें तो अभिसारी का मतलब होता है, अभि का मतलब होता है एक उपसर्ग है, अभिसारी का मतलब होता है जो खुद का होता है। अभिमान, अभी उपसर्ग लगाने से एक अभिमान शब्द बनता है जिसका मतलब होता है घमंड। तो अगर कोई व्यक्ति घमंड करता है तो वह अपनी चीजों का करता है, अपनी वस्तुओं का करता है, अपने शरीर का घमंड करता है। तो अभिमान से हम समझ सकते हैं कि वंद अंत वाले प्रश्न जैसे बहुविकल्पीय, सत्य असत्य और हाँ वाले प्रश्न जो होते हैं वह आपके अभिसारी चिंतन में आते हैं। इनका मतलब होता है बंद अंत वाले प्रश्न। बंद अंत वाले प्रश्न का मतलब क्या है? जिनका केवल एक उत्तर हो सकता है, ठीक है। एक उत्तर हो सकता है। एक उत्तर होने का मतलब है कि यदि हमने पूछा कि 8 को 4 से भाग दिया जाए तो कितना आएगा? तो 2 आएगा, ठीक है। तो ये क्या है? ये वंद अंत वाला अभिसारी चिंतन का सवाल है। इस तरीके के सवाल आपकी परीक्षा में काफी पूछे गए हैं। अपसारी चिंतन, अब हम अपसार का मतलब समझते हैं क्या होता है। अपसारी चिंतन का मतलब होता है अपसारी अर्थात अपसार। अपसार किसका होता है? अपसार एक सूर्य की किरणों के लिए अपसार शब्द प्रयोग किया जाता है। अपसार का मतलब होता है चीजों का फैलाव। जैसे सूर्य जब निकलता है तो सूर्य की किरणें कहीं भी जाती हैं, यानी भगवान अंशुमाली सूर्यदेव किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं। अगर एक किरण तालाब में जाएगी तो तुम्हारे छत के ऊपर भी आएगी, वृक्ष के ऊपर भी जाएगी, ऊपर पहाड़ियों में भी जाएगी। अर्थात फैला हुआ जो चिंतन होता है वह अपसारी चिंतन कहलाता है। अपसारी मतलब फैला हुआ, खुले अंत वाला प्रश्न। ज्यादा से ज्यादा आप सोच सकते हैं, जैसे कहा जाए जिसके एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि 24 संख्या को कितनी संख्याओं से विभाजित किया जा सकता है, तो इसके बहुत सारे उत्तर हैं। एक तो 24 खुद 24 से होगा, फिर किससे होगा? 12 से होगा, 8 से होगा, ठीक है, 6 से होगा, 4 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा। इन सब संख्याओं से कट सकता है। अर्थात यह प्रश्न अपसारी चिंतन और मुक्त अंत वाला प्रश्न है, खुले अंत वाला प्रश्न है, जिसके उत्तर विद्यार्थी समझ व विवेक से दे सकता है।
ठीक है। और जो बंद अंत वाला विषारी चिंतन होता है उसका केवल एक ही उत्तर होता है। अब हम निदान पता करते हैं क्या होता है। मास्टर वीडियो है, 5 से 10 क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे आपको, अच्छे से समझ लो। तो निदान का मतलब क्या होता है? निदान का मतलब होता है किसी समस्या का पता करना। आपकी कक्षा में छात्र आपके द्वारा पढ़ाए जाने के बावजूद भी अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, चीजों को नहीं समझ पाता है, तो अध्यापक को क्या है कि उन कमजोरियों का पता लगाना है। तो उन कमजोरियों का पता लगाना ही निदानात्मक शिक्षण कहलाता है या निदान कहलाता है। जो गलतियां या कमजोरियां हम पकड़ते हैं छात्रों की वो निदानात्मक कहलाती हैं, और उन गलतियों का उपचार करना, उन गलतियों को, कमियों को दूर करना, ये आपका उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। तो उपचारात्मक परीक्षण और निदानात्मक क्या है? समस्या का पता लगाना, और उपचारात्मक क्या है? समस्या समाधान करना। ये आपका उपचारात्मक परीक्षण कहलाता है। गणित शिक्षण में उपचारात्मक कार्यों के बारे में चर्चा करते हैं। अब गणित शिक्षण में उपचारात्मक कार्य क्या हैं? ठीक है, जैसे हमने देखा अबेकस। अबेकस का प्रयोग किसमें किया जाता है? इसका आविष्कार चीन से हुआ था। गिनतारा है, गणनाओं, स्थानीय मान, संख्याओं के पढ़ने में, लिखने में, ठीक है, यानी संख्याओं के पढ़ने में इनका प्रयोग किया जाता है, लिखने में नहीं किया जाता। किसका? अबेकस का। अब हम कुछ जैसे जियो बोर्ड है, जियो बॉक्स चार्ट, संख्या चार्ट, 10 ग्राम, बिंदु शीत, वृत्तीय किट, ग्राफ पेपर, मोतीमाला, परिकलन, गणित की लंबाई, आकृति, इन सब को कैसे मापना है इसे हम आपको बहुत अच्छे से समझाते हैं। वीडियो अंत तक अवश्य देखें। गणित शिक्षण में उपचारात्मक कार्य, ठीक है। तो अबेकस का प्रयोग किसमें किया जाता है? अबेकस को गिनतारा भी कहते हैं। अबेकस का चीन से प्रयोग हुआ था, चीन से शुभारंभ हुआ है, जिसका काम होता है गणनाओं, स्थानीय मान और संख्याओं के पढ़ने में अबेकस यानी गिनतारा का प्रयोग किया जाता है। आपने प्राइमरी स्कूलों में देखा होगा, ठीक है। इसका लिखने में कोई प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। दूसरी चीज हम देखते हैं जियो बोर्ड। तो जियो बोर्ड का प्रयोग क्या है? इसका प्रयोग 3D आकृतियों का क्षेत्रफल और आयतन निकालने में किया जाता है। 3D आकृतियां अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन सी 3D आकृतियां हैं, कौन सी 2D आकृतियां हैं। एक मास्टर वीडियो आपको कल मिलने वाला है। तो जियो बोर्ड, इसका प्रयोग 3D आकृतियों का क्षेत्रफल, आयतन निकालने में किया जाता है। उसके बाद क्या है? जियो बॉक्स, ठीक है। जियो बॉक्स क्या है? तो जियो बॉक्स को पहले आपने जब छोटे होंगे तो एक बड़ा सा बॉक्स लेके जाते थे जिसमें रबर, पेंसिल, प्रकार, पटरी, कटर वगैरह सारी चीजें आपकी उसमें रहती थी, जिसमें ज्यामिति के सामान रखे जाते हैं, उपकरण रखे जाते हैं, वो आपका जियो बॉक्स कहलाता है। इसके अंतर्गत ज्यामिति से जुड़े उपकरण आते हैं, चांदा, स्केल, पैमाना। उसके बाद संख्या चार्ट पर क्या पढ़ाया जाता है? संख्या चार्ट पर दशमलव संबंधित त्रुटियों को इसकी सहायता से दूर किया जाता है। इसे ग्रिड पद्धति भी कहते हैं। तो ग्रिड पद्धति किसे कहते हैं? संख्या चार्ट को, ठीक है। संख्या चार्ट और ग्रिड पद्धति एक ही बात है, ठीक है। तो इसमें क्या है? अगर प्रश्न आ जाता है कि ग्रिड पद्धति मतलब उसको डिफाइन करना है ऑप्शन के अनुसार, तो दशमलव संबंधित त्रुटियों को दूर करना, ठीक है। दशमलव संबंधित त्रुटियों को इसकी सहायता से दूर किया जा सकता है, ठीक है। प्रश्न पूछता है कि दशमलव संबंधित त्रुटियों को किस उपकरण की सहायता से दूर किया जाता है, ठीक है। तो किसके द्वारा? ग्रिड पद्धति या संख्या चार्ट द्वारा। उसके बाद 10 ग्राम का प्रयोग कहां पे होता है? तो 10 ग्राम का प्रयोग, इसका प्रयोग 2D आकृतियों में किया जाता है। जो 2D आकृतियां होती हैं उनमें 10 ग्राम का प्रयोग किया जाता है। अब बिंदु शीट की बात करते हैं तो ज्यामिति संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए प्रयोग किया जाता है। जो ज्यामिति की संकल्पनाएं होती हैं, संकल्पनाओं से आशय मतलब जैसे ज्यामिति में कोई प्रमेय सिद्ध करना है या किसी त्रिभुज या किसी के बारे में बताना है, तो उनकी जो संकल्पनाएं होती हैं, संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए प्रयोग किया जाता है या सिद्धि के लिए प्रयोग किया जाता है। अब है वृत्तीय किट। वृत्तीय किट क्या है? वृत्तीय किट भिन्न की अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए, जो भिन्न की अवधारणाएं होती हैं उनको स्पष्ट करने के लिए वृत्तीय किट का प्रयोग
किया जाता है। ग्राफ पेपर, ठीक है, ग्राफ पेपर का प्रयोग 2D आकृतियों की तुलना करने में किया जाता है। ठीक है, अब देखो 10 ग्राम का है, इसका प्रयोग 2D आकृतियों में किया जाता है, लेकिन ग्राफ पेपर पर 2D आकृतियों की तुलना करने में किया जाता है। हमारे यहाँ बच्चे सीटेट का बैच पढ़ते हैं तो वो उनको कई बार मैं समझा चुका हूँ, लेकिन वो क्या है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जब पेपर हल कराते हैं तो वो 10 ग्राम का प्रयोग करते हैं, कहीं ग्राफ पेपर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जो 10 ग्राम है इसका प्रयोग 2D आकृतियों में किया जाता है, लेकिन जो ग्राफ पेपर है उसमें 2D आकृतियों की तुलना करने में किया जाता है, याद रखना। मोतीमाला क्या है? तो मोतीमाला का प्रयोग दशमलव संख्याओं के योग करने में किया जाता है। जो दशमलव संख्याएं होती हैं उनको जोड़ना है, जैसे 2.5, 2.5 इस तरीके से जोड़ना है, और इनको और भी विस्तृत रूप दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा 2 इसे हमने आधा मान लिया इस तरीके से, ठीक है, और इस तरीके से हमने इसे जोड़ दिया है, 2.0 मान लिया है। ठीक है, तो इससे जोड़ेंगे तो क्या ये 1 हो जाएगा। ठीक है, आधा आधा है तो इस तरीके से हम इन्हें 5 लिख सकते हैं। तो ये क्या है? ग्राफ मोतीमाला का प्रयोग दशमलव संख्याओं के योग करने में किया जाता है। जो दशमलव की संख्याएं होती हैं उनमें मोतीमाला में छोटी छोटी कुछ गोलियां होती हैं और बड़ी बड़ी होती हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। परिकलन क्या है? परिकलन इसका प्रयोग दक्षता में किया जाता है, ठीक है, तथा यह उच्च कक्षाओं में प्रयोगी होता है। ठीक है, मतलब उच्च कक्षाओं में इसका प्रयोग किया जाता है। गणित की लंबी आकृति, जो गणित की आकृति लंबी है, गणित की लंबी आकृति के बारे में एनसीएफ ने क्या सुझाव दिए हैं? एनसीएफ क्या है कि जो नई शिक्षा नीति बनती है उनमें एक छोटा सा अध्याय जोड़ दिया जाता है, समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। तो एनसीएफ क्या है कि नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में तैयार की गई थी यशपाल समिति द्वारा। ठीक है, तो उसमें कुछ सुझाव दिए गए हैं गणित के संबंध में। तो गणित की जो लंबी आकृति होती है वो एनसीएफ के अनुसार बताई गई है कि बच्चों को लंबी आकृति में पढ़ाया जाना चाहिए, लंबी आकृति में, तथा पिछली संकल्पना को जोड़कर। क्योंकि एनसीएफ स्पष्ट कह रहा है कि चीजों को जोड़ के पढ़ाना है। जो आपका ज्ञान है, ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना है, इस तरीके से पढ़ाया जाना है। उसी प्रकार एनसीएफ कह रहा है कि बच्चों को लंबी आकृति के बारे में अगर पढ़ाना है तो पढ़ाया जाए, तथा पिछली संकल्पना को जोड़कर, मतलब पिछली संकल्पना को नई संकल्पना से जोड़ा जाए, कड़ी से कड़ी जोड़कर पढ़ाया जाए। बच्चों को पढ़ाते समय मौखिक इबारती प्रश्नों से शुरुआत करनी चाहिए, तथा इसके लिए 6 मुद्दे मैंने आपको शुरुआत में बताए थे। एक बार मैं फिर बता देता हूं कि कौन से 6 मुद्दे हैं। जो आपने हिंदी भाषा में जो भाषा कौशल पढ़े हैं उन्हीं में 4 भाषा कौशलों के साथ करना और समस्या समाधान भी 6 पदों के विश्लेषण रूप, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, कार्य करना, समस्या समाधान करना, ये आपके प्रमुख तथ्य आते हैं। तो अगले वीडियो में हम आपको मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। यदि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और वास्तविक प्रतिबद्ध हैं कि 125 क्वेश्चन सही करके आएंगे तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।